मेरे साथ न्यूज मेकर हैं, मेरे साथ एक्टर हैं, मेरे साथ पार्लियामेंटेरियन है और वेटरन पार्लियामेंटेरियन है। मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे तो यही होगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव की बेला आ चुकी है, एक परीक्षा की घड़ी है, अग्नि परीक्षा की घड़ी है। क्या आपको लगता है कि इस बार दीदी जीत का चौका लगा पाएंगी, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पुरानी पार्टी मौके पर चौका मारेगी? मैं समझता हूं परीक्षा की घड़ी जरूर है, लेकिन ओपोनेंट्स के लिए है, ये ममता बनर्जी के लिए नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, पिछली बारी बीजेपी 3 से 77 तक आ गई, से 77 तक के नंबर तक पहुंच गई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोलकाता जिसे कहते हैं वो अब दूर नहीं है, यानी रॉयटर्स बिल्डिंग पर भगवा लहराएगा, ऐसा उन्हें लगता है? देखिए, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स हमारे, और जब मैं फ्रेंड्स कहता हूं तो आपको तो पता है कि अपने बर्तनों को मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। जी जी। 30 साल में रह चुका हूं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये इस पार्टी में प्रचार ज़्यादा होता है और प्रचार का इम्पैक्ट भी कई बार ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बार जो है आपने देखा होगा कि आपने कहा कि सीटें जो हैं 3 से करीब 70 पहुंच गईं। हालांकि उसमें से कई लोग लौट कर टीएमसी में आ गए, बात अलग है जी। लेकिन इतना कहता हूं कि वो भी याद रखिए आप कि अगर पार्लियामेंट्री सीट्स हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 19 थी, वो घटकर 12 हो चुकी हैं, और 12 से भी अब इस बार और बहुत कम होने के आसार हैं। बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है, यानी मुसलमानों का अपीजमेंट करती है, और घोर अपीजमेंट करती है। यही कारण है, बीजेपी तो उनको कई नामों से भी बुलाती है, अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी देखिए अपीजमेंट तो ममता बानो कहते हैं। अब ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हमारे प्रचार के लिए जाने जाते हैं और माने जाते हैं, प्रचार बहुत करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, आप देखिए, इनका ट्रोल चलता है, इनका अपना सेल है जो ये सब एंटी पब्लिसिटी की तरह बातें। लेकिन पिछले 12-13 साल में आपने देखा होगा 2014 के बाद घटनाक्रम कैसे बदला है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना जान गई है। जब अटल जी, अडवाणी जी का युग था तो बीजेपी चुनाव जीतती कम थी, हारती ज्यादा थी। अब इस युग में जीतती ज्यादा है, हारती कम है। सही कहा आपने, लेकिन इसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि अभी लोगों के दिमाग में एक सवालिया निशान है कि कैसे जीतती है। मैं नहीं कह रहा हूं इस पर कुछ, अभी मैं ये कह रहा हूं कि एक सवाल खड़ा तो हो गया है। ऐसे कुछ लोगों ने जो बताया है, आपको सामने दिखाया है कैसे जीत हुई है, चाहे महाराष्ट्र में हो कि हरियाणा में हो कि बिहार में हो। तो इस तरह की जीत जब हासिल की गई है, तो बंगाल में तो डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये वहीं ज़्यादा हुआ है जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार रही है। बंगाल में तो ये ट्रिपल इंजन जो है उसके लिए बहुत चैलेंज हो गया है। कैसे जीते बंगाल में? आप तुष्टीकरण बोलते हैं, ये तुष्टीकरण का आरोप दरअसल किस पे लगता है? मुझसे कह रहे हैं आप, किसी और पे लगता है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूँ। मेरा तो भारत रत्न नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए थे। मेरा तो लालन पालन भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, फादर फिगर, भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, और हमारे फ्रेंड फिलोसफर, गाइड और गुरु, ऑल टाइम गुरु अडवाणी जी, इन्होंने हमें हवाले किया। मदन लाल खुराना, जिनको टाइगर कहा जाता था दिल्ली का, उनके हवाले किया। अब इसके रहे तो रियलिटी टेस्ट यही हो सकता है कि अब 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी, बीजेपी चुनाव जीत रही है। ऐसा नहीं है कई राज्यों में चुनाव हारी है, बंगाल में ही चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन खराब था क्या? छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी 2018 में, क्या इलेक्शन कमीशन खराब था? तो जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन सही हो जाता है, जहां हार जाते हैं वहां गलत हो जाता है। जो इलेक्शन कमीशन ने किया उनका अधिकार क्षेत्र है, करना ही चाहिए उनको, किया बहुत अच्छा है। लेकिन अधिकार क्षेत्र का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन या नोटिस निकलेगा और उस पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की मुहर लगी होगी। अभी आपने देखा है जो केरला में हुआ, वो कहीं भी हो सकता। यानी पर्यायवाची शब्द क्यों बन गया इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का? इलेक्शन कमीशन का मतलब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब इलेक्शन कमीशन। देखिए, ये आरोप है। अब इसके रहे तो रियलिटी टेस्ट यही हो सकता है कि अब 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी, बीजेपी चुनाव जीत रही है।
ऐसा नहीं है कई राज्यों में चुनाव हारी है, बंगाल में ही चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन खराब था क्या? छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी 2018 में, क्या इलेक्शन कमीशन खराब था? तो जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन सही हो जाता है, जहां हार जाते हैं वहां गलत हो जाता है। जहां हार जाते हैं, जहां कई बार जहां जीते हैं, वो कह सकते हैं डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ ड्रामा जीते हैं, और उसके बाद बहुमत जब सामने आती है, जैसे इस बार बंगाल में कुछ भी कर ले, बंगाल में ममता जी की जीत होगी क्योंकि बहुमत उनके साथ है, वहाँ की जनता, जनार्दन का आशीर्वाद है ममता बनर्जी के साथ, और इसलिए वो जीतेंगी। और दूसरी बात जो आपने कहा कि ये इनका ये जहाँ हार जाते हैं जी, वहाँ कह देते हैं कि साहब इलेक्शन का ना, ऐसी बात नहीं है। ऐसा अगर हुआ, ये डबल इंजन का जिक्र किया था, वहाँ तो हो जाता है आपसे, बहुत मुश्किल से होता है, कई जगह वो हो जाता है, लेकिन अब यहाँ तो ट्रबल इंजन है, यहाँ सिंगल इंजन है, यहाँ पे बंगाल के लोग साथ है ममता के। एक मेरा प्रश्न है, क्या वापस बीजेपी में कभी जाएंगे अगर मोदी जी बुलाएं? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी को मैं अपना मित्र मानता हूँ, हमारी पुरानी दोस्ती है, और मैं इसलिए आप देखते हो कि मैं हमेशा उनको बहुत रेस्पेक्ट के साथ, दोस्ती के साथ उनका जिक्र करता हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पे किसी से कोई शिकायत नहीं। अब जिन लोगों ने खेल किया मेरे साथ या खेल करने की कोशिश की, उनमें कुछ लोग अब दुनिया में नहीं हैं, अब मुझे उनसे भी शिकायत नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर है कि भरी जवानी में स्टारडम में या सुपर स्टारडम में बगैर टायर्ड और रिटायर्ड हुए, बगैर फेल हुए और फ्लॉप हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी में, भारत की राजनीति में आया, भारतीय जनता पार्टी में आया, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया, और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया। भले कि वैसे बीजेपी ने भी आपके साथ बहुत बुरा किया था, आते ही आपको राजेश खन्ना के सामने चुनाव में लड़वा दिया था वो तो मैं अडवाणी जी को ना नहीं कह सकता था। अडवाणी जी, हमने कहा शुरू से मैं उनको फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु माना है। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के साथ मैं तो चुनाव के लिए तैयार, मैं तो जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया था, और मैं हेल्दी राजनीति के लिए आया था, और ये सोच के आया था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। लेकिन मैं अडवाणी जी की बात नहीं कर सका, और बगैर तैयारी के सीधे कूद गया, और सामने उस चक्कर में चुनाव तो हार ही गया, हरा दिया गया या हारा, और साथ ही में मैं अपने दोस्त को भी हार गया। वो हमारा राजेश खन्ना भी हमसे गया, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो नाराज थे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि जब हॉस्पिटल में थे वो, कि मैं भी कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में था, तो मैं सोचा जाके सबसे पहले फिर माफ़ी मांगूंगा, हमसे इतना नाराज़ क्यों है। उस चक्कर में अभी तक नाराज़ थे। लेकिन जब तक मैं जाता, मेरी बेटी सोनाक्षी ने मुझे खबर की कि राजेश खन्ना भी दुनिया में नहीं रहे, तो मैं गले लग के उनसे रो के माफ़ी मांगना चाहता था कि मैं तुम्हारा दिल अगर दुखाया तो अब माफ़ कर दो, बात ख़त्म हो गई। तो ये तो हुआ कि मैं, लेकिन उसके बाद तैयारी की हमने। आपको कहा मदन लाल खुराना जी क्या दिया गया, कैलाशपति मिश्रा जी क्या दिया गया, अटल जी की बहुत गाइडेंस मिली, और इन लोगों से बहुत ट्रेनिंग मिली। आपने बोला प्रधानमंत्री मोदी आपके मित्र हैं, लेकिन जब ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी उनको कॉम्प्रोमाइज्ड बोलते हैं और कुछ लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं नरेंद्र मोदी, आप उनको बतौर सीएम दे चुके हैं, आपने नमो और सुशील मोदी को सुमो दिया था, मुझे याद आता है। मेरा टाइटल मेरा ही दिया हुआ है, नमो। तो आपके नमो को जब कोई कॉम्प्रोमाइज बोलता है तो हाउ डू यू सी इट? आप मुझसे अगर पूछेंगे अमीश देवगन, तो मैं तो अपनी मर्यादा का बहुत ख्याल रखता हूँ। आप जानते हैं मैं शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूँ। आपको लगता है मर्यादा का ख्याल विपक्ष को भी रखना लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सिर्फ विपक्ष के राहुल का क्यों कहते हैं, हमारे बहुत सारे रूलिंग पार्टी के लोग। मैं रूलिंग पार्टी पे आऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता है मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए? मैं आप मर्यादा अवश्य रखना चाहिए। मैं तो हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए आया था, आपको कहा था जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया मैं, तो मैं तो चाहता था कि हेल्दी पॉलिटिक्स हो। लेकिन अब देख रहा रूलिंग पार्टी वाले भी क्या क्या नहीं कर रहे हैं। 2029 का लोकसभा चुनाव अगर आएगा तो आपको क्या लगता है कि कौन चुनौती दे सकता है? राहुल गांधी दे सकते हैं या ममता बनर्जी चुनौती दे सकते हैं? एक को चूज करना, अगर एक को चूज करना हो तो उस हिसाब से मैं चूज करूंगा। बहुत दिनों से महिला प्रधानमंत्री आई नहीं है, उस दृष्टिकोण से मैं कहूँगा जैसे आज तक भारत की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई हुई तो इंदिरा गांधी हुई, उसी तरह से आज अगर सुपर स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई होगा तो हो सकता है। मेरा अगला प्रश्न है, अब आपके गृह प्रदेश पे है, वो बिहार पे है। बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नीतीश कुमार इतने वर्षों बाद सीएम हटेंगे, भारतीय जनता पार्टी, आपकी पुरानी पार्टी का सीएम आएगा। क्या लगता है आपको, ये कितनी बड़ी बात है? ये किस दृष्टिकोण से कहूँ, बड़ी बात भी लगती है
और बुरी बात भी लगती है। 25 से 29 आप नीतीश बाबू के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उनको लेकर आते हो, कहते हैं सीटें ज़्यादा हो कम हो मुख्यमंत्री यही होंगे। तो ये आपने थोप दिया, ये आपने लोगों के जहन पे एकदम प्रिंट कर दिया। तो आपको लगता है बीजेपी का सीएम नहीं होना चाहिए, जेडीयू का ही सीएम होना चाहिए? नहीं नहीं जी, तो सिंपल बात है, मैं कहूँगा जिसकी मेजोरिटी उसका होना चाहिए। यहाँ अगर मेजोरिटी में कहीं लगता है तो जिसके पास ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, जो बढ़िया लोग, जिनकी छवि भी अच्छी है, अच्छी छवि का आदमी होना चाहिए। तो बीजेपी में आपको कौन लगता है सीएम बन सकता है? एक अगर आप चॉइस देना चाहें, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, कौन हो सकता है? नहीं, अच्छी छवि का लड़का बहुत अच्छा है, वो गया है वहाँ से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीएम और नो सीएम, वो तो आप डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन नितिन नवीन बहुत अच्छा लड़का है। वो तो पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी अध्यक्ष, यहाँ से अध्यक्ष बन के भी बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो राज्यसभा में आ गए, आपको मिलेंगे पार्लियामेंट में। हाँ, अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का, मैं उसको बहुत मानता हूँ, उसके परिवार को मानता हूँ। नितिन नवीन का पिताजी मेरे साथ बहुत करीब रहे, इन लोग का सहयोग मेरे साथ भी रहा, मेरा भी आशीर्वाद इन लोगों के साथ रहा, नितिन नवीन के साथ भी। अच्छे ऐसे और होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि पार्टी लीडरशिप ये लोग चुन लेंगे। अगर पर्ची से नहीं निकाला गया नाम, तो कोई अच्छा आदमी जो कॉम्पिटेंट हो, क्वालिफाइड हो, और जिसकी छवि बहुत अच्छी हो। 2-3 नाम लिए, कौन हो सकता है? तो आप अपनी चॉइस बता दीजिए, आपकी चॉइस क्या है? रमेश देवगन जी, आप बहुत समझदार और सियाणे हैं। जी जी, एक आप नए नाम देना चाहेंगे? चलिए, देखिए, इस समय दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, भारत भी इसका भी इस पर इम्पैक्ट आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक तरह से भारत सबके साथ बात भी कर रहा है, सबके साथ संबंध भी निभा रहा है और अपने लोगों का भला करने का प्रयास कर रहा है। क्या आपको लगता है ये डिप्लोमेसी में मोदी इफेक्ट है? व्हाट यू से अबाउट इट? प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे कहावत है, शो बिजनेस में या पॉलिटिक्स में, दोनों में सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। वही ये प्रयास अगर पहले किया होता, वही काम पहले किया होता, वही कॉन्डोलेंसेज आपने, शांति पाठ पहले किया होता आपने, तो बात कुछ और होती। आज आपको रशिया से ऑयल भी खरीद रहे हैं, फिर से आप उनके कहने के बाद की अनुमति दे दी रशिया से खरीदो, वो तो अलग इशू है। आप खरीद रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा दाम दे के खरीद रहे हैं महंगाई के टाइम पे, और आप उसके बाद वहाँ पे जब उनके इतने पूरे ख़ानदान को उड़ा दिया जाता है, पूरा ख़ानदान, सुप्रीम लीडर से लेके बेटी हो, दामाद हो, बच्चे हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, उस पर अगर हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, उस समय बहुत बात बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये कहने की बातें हैं। लेकिन इसका लाभ ये हुआ, जो कि एक्सपर्ट्स मानते हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट, कि भारत इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, भारत यूएस के साथ भी बात कर रहा है, भारत ईरान के साथ भी बात कर रहा है, भारत ओमान, सऊदी के साथ भी बात कर रहा है, अपने हित साध रहा है। अकेला ऐसा देश है जिसकी इजराइल भी सुन रहा है और ईरान भी सुन रहा है। आपको नहीं लगता ये बेहतर रणनीति है, जहां आपकी दोनों पार्टियां सुने, जिनमें सेटलमेंट भी होनी है, वो भी सुन रहे हैं? विदेश नीति आप ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन विदेश नीति में अगर आप नॉन अलाइन हैं, अच्छी बात है, तो फिर टिके रहिए उस पर। और उस पर मतलब ये नहीं कि आप कहीं शोक संदेश नहीं दे सकते हैं। आप उस पर हैं, अपने को दूर मत कीजिए। आप एक तरफ कहते हैं आपने बात की, आपने सबसे अभी कुछ दिन पहले तक आपने ओमान से बात कर ली, आपने सऊदी से बात कर ली, आपने गल्फ से बात कर ली, लेकिन इस बीच में ना आपने ईरान से बात की, ना आपने अमेरिका से बात की, ना आपने इजराइल से बात की। आने के बाद मैं कह रहा अभी कुछ दिन अभी की है ये, और की है क्या बात की है, वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत की बात की। तो अब आपकी जरा एक्टर वाली हैट को आप पहन लीजिए। हाँ जी। और धुरंधर फिल्म आई है, ऐसा लग गया कि वो फिल्म आई है और ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन कह रहा है ये क्या बना दी है फिल्म। आपने देखी धुरंधर की नहीं देखी? धुरंधर